Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज। दोस्तों कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास है। इंडिया ने, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल क्रिकेट मैच था यार, तो दुख तो बहुत हो रहा होगा ना। देखिए, दुख तो होना ही चाहिए ना, बिकॉज दुख होगा तभी ना सुख का एहसास होगा। हर वक्त सुख चलेगा तो कैसे चलेगा। तो आई होप नेक्स्ट टाइम इंडिया और अच्छा करेगी और हम फिर से जीतेंगे। और वैसे प्राउड तो बहुत फील करते हैं टीम के लिए, नहीं? यस दोस्तों, आज का फेस टू फेस भी बहुत अच्छा होने वाला है और इतना भर भर के प्राउड फील होने करने वाले हैं आप हमारे देश के बारे में। आज जो बात होने वाली है ना, एकदम ये छाती का साइज़ आप अपना नाप लीजिए, बिकॉज ये बढ़ने वाला है। क्योंकि आज जो फेस टू फेस होने वाला है ज़बरदस्त, हमको इतना अच्छा लगने वाला है, इतना डेटा बैक्ड, इतना अच्छा रिसर्च करके आज हमारे फेस टू फेस गेस्ट आए हैं जो इंडिया स्टोरी के बारे में बात करेंगे। और क्यों हमको एज अ सिटीजन ऑफ दिस लवली कंट्री देयर इज़ नो रीज़न वाई वी शुड नॉट बी बुलिश ऑन इंडिया। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे कौन है ये। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, रिलीज़ होगा फ्राइडे 5 बजे, उसमें पूरा ये स्टोरी को समझेंगे कि क्यों इंडिया बुल रहना अनिवार्य है और क्यों हम अच्छा ही करने वाले हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर सिद्धार्थ रस्तोगी का। हेलो, कैसे हैं? सब ईश्वर कृपा है, बहुत बढ़िया। विवेक जी, आपने मुझे आमंत्रण दिया है, इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का एक अवसर दिया, क्योंकि भारत जो विश्व गुरु था, बीच में कहीं थोड़ा डगमगा गया था, वापस विश्व गुरु की दिशा में और दशा में दोनों तरफ अग्रसर हो रहा है। तो दिस इज नॉट द सेंचुरी, this is not the century, but this is the millennia of Bharat. So people say this is the decade. I say this is the millennia of Bharat. लवली लवली। वैसे कुछ लोग समझ रहे होंगे कि आज विवेक सर किस मूड में है। कोई ज्योतिषी को ले आए हैं, कोई पंडित को ले आए हैं। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स फाइनेंशियल मार्केट, आई वुड से फंड मैनेजर आई हैव कम अक्रॉस। इनकी भाषा, इनकी शैली से आपको लगेगा कि ये फाइनेंशियल मार्केट के नहीं है, पर इनका बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा है मार्केट के अंदर में। सो वी वांट टू नो मोर अबाउट यू बिफोर पीपल स्टार्ट जजिंग यू। तो विवेक जी, आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेस। मेरा जन्म एक उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटी सी जगह, आजकल काफ़ी इनफेमस है गलत गतिविधियों के लिए, रामपुरी चाकू बहुत फेमस है। वहाँ पे मेरे जन्म हुआ, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। मेरा पालन पोषण एक छोटी सी जगह रेणुकूट, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट यूपी के टिप पर है, सोनभद्र, सोन रिवर, सोन नदी के बॉर्डर पे, वहाँ पे तीन प्रदेश मिलते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके एकदम बॉर्डर पर मेरा पालन पोषण हुआ। वहीं से पढ़ाई की, वहीं पे पढ़ाई में कुछ अग्रसर हुआ। अपने स्कूल में थोड़ा बहुत अच्छा किया। अपने शहर में मैं प्रथम आया, सो आई वॉज द फर्स्ट इन 12th स्टैंडर्ड इन द एंटायर सिटी। एंड देन आई केम टू दिल्ली। वहाँ से मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स किया, किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस से। आई वॉज अ हॉस्टलाइट। अलॉन्ग विद इट आई ऑल्सो परस्यूड माई कंपनी सेक्रेटरी। वाह। फिर उसके बाद मेरी यात्रा महानगरी, माया नगरी मुंबई, वहाँ पे शुरू हुई। तो वहाँ पे नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में मैंने अपना मास्टर्स किया, MBA इन फाइनेंस स्ट्रैटेजी। और मैं वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट की तरीके से, ईश्वर की कृपा थी कि कुछ थोड़ी बुद्धि दी, तो वहाँ पे बचपन से ही पढ़ाने का शौक़ था, तो वहाँ पे भी लोगों को पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते खुद भी कुछ पढ़ लेता था, तो शायद कुछ अच्छे मार्क्स आ गए। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। कैंपस प्लेसमेंट UTI बैंक में था। वो अच्छे दिन थे जब UTI बैंक एक्सिस बैंक नहीं था। डॉक्टर PJ नायक का स्वर्णिम काल चल रहा था। आई ज्वाइंड देयर एज द इन मर्चेंट बैंकिंग। God was very very kind. The first opportunity came in the form of doing merchant banking transactions in the non-SLR side. I was in the debt markets में ऋण के क्षेत्र में था। ऋण के क्षेत्र में मेरी
काफ़ी अच्छी उपलब्धियां रहीं. वी वर एबल टू डू द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद काफ़ी समय मैंने सिटी बैंक में इन द वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट बैंकिंग डिवीजन में काफ़ी सारा समय व्यतीत किया. फिर देन आई मूव टू HSBC. वहाँ पे मुंबई के कुछ क्षेत्र का मैं एरिया सेल्स मैनेजर बनने के बाद देन आई वॉज द यंगेस्ट ब्रांच हेड फॉर देयर बिगेस्ट वेल्थ ब्रांच इन द कंट्री, HSBC Pedder Road branch, which is the most marquee branch in the country. ईश्वर की कृपा थी, कुछ अच्छे मित्रों का साथ मिला, कुछ अच्छे कलीग्स का साथ मिला, peers का साथ मिला. We became the most profitable branch also in the country. And then जो मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसे बीज बो जिसमें से फल निकल सके, पेड़ नहीं, जो पेड़ बनने के बाद फल निकल सके. तो इसलिए मेरे में बड़ा धैर्य है. तो फिर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आई IIFL के साथ जुड़ने की. कुछ मित्र कोटक से छोड़ करके शुरू करना चाहते थे, तो देन आई जॉइंड, देन आई co-founded IIFL Wealth. I was the second employee of IIFL Wealth. बहुत अच्छे बीते कुछ साल. स्ट्रगल था, 2008 का समय था. ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने और दुनिया ने सिखाई. फिर हम आगे इस तरीके से बढ़ते गए. फिर 2010 में एम्बिट प्राइवेट बैंकिंग में एक नया शुरुआत करने का एक अवसर मिला, जहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग को पूरा सेटअप करना, ग्रास रूट से सेल्स, प्रोडक्ट्स, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस, सर्विस, सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करने के लिए. तो वहाँ से हमने एम्बिट प्राइवेट बैंकिंग की शुरुआत की. पिछले 6-7 साल से मैं एम्बिट एसेट मैनेजमेंट को बढ़ावा दे रहा हूँ. उसका आई एम द प्रिंसिपल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ सेल्स फॉर एम्बिट एसेट मैनेजमेंट. तो ये कुछ 22-23 साल की यात्रा है, जिसमें प्रयत्न ये है कि आपसे पहले किसी और के लिए आप क्या कर सकें. क्योंकि जो जानवर है वो भी स्वयं के लिए जीता है, वो भी प्रजनन स्वयं के लिए करता है, खाता भी स्वयं के लिए है. मनुष्य की योनि मिली है आपको 84 लाख योनियों के बाद. अगर आपने इस योनि में भी कुछ नहीं दिया तो आपने क्या दिया. क्या बात है, क्या बात है. व्हाट ए लवली. दोस्तों, आपको एक ग्लिम्स मिल गया होगा कि कैसा होने वाला है ये कॉन्वर्जेशन. वैसे एक चीज़ तो तय है कि योर स्टोरी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन टू द महानगरी एंड ऑब्वियसली टू द सक्सेस. हर कोई महानगरी में सक्सेसफुल नहीं होता है. आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं वहाँ हर कोई नहीं बैठ पाता है. तो वो भी अपने आप में इंस्पायरिंग है काफ़ी. तो एटलीस्ट ये वीडियो, मुझे पता है इतना ज्ञान तो मिलेगा ही लोगों को, बट इंस्पिरेशन बहुत मिलेगी कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. विवेक जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. What one man can do, another man can. What you need is only 3 things: dedication, grit and focus. That's about it. आपको क्या चाहिए, और अगर वो स्वयं के लिए नहीं चाहिए तो आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, आपका ग्रिट और जबरदस्त हो जाता है. बहुत अच्छी बात बोली आपने ये. तो मुझे ना इस पे थोड़ा और आपसे बात करना है, बिकॉज आज अभी ये वीडियो में तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एलाबोरेट कर सकते हैं इस बारे में कि जब आपके माइंड में ये आता है कि मुझे स्वयं के लिए नहीं करना है, मुझे समाज के लिए करना है. तो मैं देख रहा हूँ भारत का झंडा भी है आपके दिल के पास. तो जब समाज की बात करते हैं तो भारत ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे बड़ा समाज है, राइट. बट शेयर बाज़ार का कम्युनिटी, ये भी एक कुटुंब है. और जो लोग यहाँ से पैसा बनाते हैं वो बनाते हैं, बट बहुत मेजॉरिटी लोग हैं जो नहीं बनाते हैं. शायद इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो अपने आप को इस कुटुंब में पूरी तरीके से ढाल नहीं पा रहे. तो अभी इन दिनों क्या हुआ, बहुत रिटेल इन्वेस्टर आए, भर के आए, और हम लोग सब इंस्टीट्यूशन वाले हैं. चाहे मैं प्रॉप कर रहा हूँ, चाहे आप फंड मैनेज कर रहे हैं, तो हमको पता है क्या सही है क्या गलत है. रिटेल इन्वेस्टर जो आ रहा है वो शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है या शायद गलत काम कर रहा है. तो थोड़ा उनसे बात करिए, आप बताइए कि भैया सही क्या है और आपको क्या करना है. विवेक जी, बड़ा सरल सा है. जल्दी का काम शैतान का काम. पूरे विश्व में, पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी बहुत तेजी से नहीं बन सकता, और जो तेजी से बनता है
वो उतनी ही तेजी से ढह जाता है, उतनी ही तेजी से गिर जाता है। तो सबसे पहला चीज जो शायद मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को करना चाहिए और शायद कुछ कर भी रहे हैं, ये कि आप जब अपना महत्वपूर्ण धन किसी भी जगह निवेश करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में करते हैं, चाहे स्टॉक्स में करते हैं, चाहे किसी पीएमएस, एआईएफ, कहीं पर भी करते हैं, आप करने से पहले सोचते हैं कि करने के बाद सोचते हैं? मैक्सिमम लोग तो करने के बाद ही सोचते हैं, क्योंकि करवाता कोई और है। तो इसके मेरी ईश्वर की कृपा है कि मैं थोड़ा सा बिहेवियरल फाइनेंस, द साइकोलॉजी ऑफ फाइनेंस या साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो थोड़ा समझता हूं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, देयर इज नोन एज द पेनी गैप. The penny gap is a concept which it was delivered by some of the behavioral economists from Chicago. They figured out कि जब तक आप कोई सुविधा या कोई प्रोडक्ट, कोई साधन आप फ्री में दे रहे हैं, तो सब लोग उसको आतुर हैं लेने के लिए। लेकिन जैसे ही आप उसका एक छोटा सा कॉस्ट लगाते हैं, इतना कम कॉस्ट की एक पेनी या एक रुपया, तो लोगों के दिमाग में आने लगता है कि उस एक रुपए से, वो एक रुपया इनकॉन्सिक्वेंशियल है उनकी ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन वो एक रुपए में उनका ये दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा चलने लगता है, मुझे क्या मिलेगा। देन द फीलिंग ऑफ व्हाट आई एम गोना गेट इन रिटर्न कम्स इन। This is exactly the same problem. So the penny gap says that most people undermine the value of free. And hence they more often fall in the trap of free. और रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है, हम चाहते हैं कि हम एडवाइस लें, हम एडवाइस लोगों से लें, लेकिन उसके लिए कुछ पे नहीं करें। वो एडवाइस जो सॉलिसिटेड है, जो लोगों ने पढ़ करके, जो समझ करके, रिसर्च करने में बहुत एफर्ट, पैसा, समय बहुत लगता है, हम उसके बिना हम चाहते हैं कि वो हमको फ्री में मिल जाए और हमें उसका कुछ देना नहीं पड़े। तो हम एडवाइस किससे लेते हैं? हमारे जैसे और मित्रों से जो फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं है, जो ऐसी जगह कार्यरत हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट से जिनका लेना देना नहीं है। उन्होंने कहीं से सुना, उनको किसी ने और ने सुनाया, और सुनते 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 आपके पास आ गई, और शायद एक बार आपका पैसा बन भी गया। जैसे ही आपका एक बार पैसा बना तो आपकी ग्रीड बढ़ी, आपने डबल डाउन, फिर ट्रिपल डाउन, और जब धक्का लगा तो आपकी पूरी इमारत ढह गई। सो द प्रॉब्लम इज दिस फ्री एडवाइस कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल, बिकॉज द फ्री एडवाइस कम्स फ्रॉम द सर्कल which is as illiterate, I'm using the word illiterate as some of the investors are. Most of the investors who are investing into the businesses, they don't even know, उनको ये भी पता नहीं है कि वो कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है। हमने सुना है, उसने बोला, इसलिए हमने निवेश कर दिया। तो सबसे पहला, कथनी में मत जाइए, क्योंकि कथनी आपका पूरा अर्जित धन डुबो सकती है। यूज ओनली क्वालिफाइड एडवाइस, qualified, backed by fundamental and primary research. I'm using the word primary research because what happens, it's a very simple process of spreading fake news. विवेक जी ने एक आर्टिकल लिखा, कोई बेसिस नहीं था, उसको कहीं पे कोई रैंडम कोट कर दिया। 5 और न्यूज़पेपर्स ने उसकी हेडिंग चेंज करके उसी आर्टिकल के बेसिस पे 5 और आर्टिकल्स लिख दिए। उन 5 और आर्टिकल से 25 और आर्टिकल्स बन गए, और उससे ये पूरा सर्कुलर सिस्टम बढ़ावे में आ गया, और वहां से स्टॉक चलने लगा। सो द बिगेस्ट चैलेंज इज डू प्राइमरी रिसर्च, एंड इफ यू कांट, गिव इट टू प्रॉपर फंड मैनेजर्स who are being paid for doing this research. So that is number 2 advice. तीसरा सबसे बड़ा, अगर आप में धक्का सहने की क्षमता नहीं है,
तो आपको धन अर्जित करने की कोई भी राइट नहीं है. You don't have the right to earn money if you do not have the capability to suffer losses. And it is the paramount principle. It is the paramount principle of investing. Because like anything in this world, everything has cycles. Everything is non-linear. There is nothing in this world, there is nothing on this planet which is linear. Even your life is not linear. Even your relations are not linear. How can you expect investing to be linear? And if you get a setback when there is loss, then you should not be in the equity markets. And if you cannot be in the equity markets, remember, your wealth can only diminish and it is not going to multiply, because rest other three classes, non-equity asset classes, which is debt, real estate or gold, post-tax, post-inflation, over longer periods of time, when I take 5 years, 10 years, is only going to give you a negative compounding. In real estate, you will argue with me. Listening to this statement, everybody is going to be furious. बहुत ट्रोलिंग होने वाला आपका बहुत कि रियल एस्टेट में तो जबरदस्त मैंने बनवाया, तुम रियल एस्टेट के बारे में ऐसा क्यों बोल सकते हो? रियल एस्टेट में एक सिंपल सा है, रियल एस्टेट का फिनोमिनन जो है बड़ा सिंपल सा है. इट्स अ रूल ऑफ 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 लैंड कॉस्ट, 1/3 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 1/3 प्रॉफिट. जब तक आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज के दिन में किसी भी एक औसतन इज बिटवीन 2000 to 2500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, बहुत एलीट बनाएंगे तो 3500 रुपए. बरोबर है. लैंड का कॉस्ट जब तक आपका 2000-3000 रुपए तक है पर स्क्वायर फीट, यू आर ऑल राइट. तो आपका हो गया औसतन 7500-8000 रुपए तक आपका, यू आर ऑल राइट, इंक्लूडिंग प्रॉफिट. क्योंकि कोई भी धंधा करेगा तो उसको तो मुनाफा चाहिए, उसको तो he needs profits. तो 7500-8000 will double. Imagine कीजिए वो डबल हो गया 16000. In equities, how many stocks विवेक जी would have told you, और विवेक जी के साथ कितने सारे जो यहां पे मित्र मेरे जैसे इस हॉट सीट पे बैठे हैं, जिन्होंने बताए होंगे कितने सारे स्टॉक्स which would have become 10x in 10 years और 70-80x in 20 years, right? In real estate, once you have got lucky, 8000 का 16000 हो गया. क्या वो 16000 32000 होगा? क्या वो 32000 64000 होगा? How many cycles can you run in 10 years? In equity, at least, if I have to do nothing, if I have to just predict one thing, and this I am taking with my full responsibility, my estimate says भारत 10, अभी हमने कल बड़ा एक बड़ा अच्छी घटना हुई, एक सुघटना हुई कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, 5वां देश, 5वां नंबर पर है, और हमसे बस कुछ $250 बिलियन, बस थोड़ा सा आगे जर्मनी है, उसको हम पछाड़ते ही चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे. तो इट एसेंशियली मींस दैट इन नेक्स्ट 2.5 इयर्स, अगर मैं औसतन रेट पकड़ता हूं $4 ट्रिलियन की, बड़ा सिंपल सा मैथ है, अगर रियल जीडीपी, अगर इन्फ्लेशन के साथ मैं ऐड करता हूं तो 10 से 11% की या 12% की अगर ग्रोथ होती है, तो 2 साल में मेरा 25% ऑन 4 ट्रिलियन इज $1 ट्रिलियन, मतलब मैं $5 ट्रिलियन अगले 2 या 2.5 साल के अंदर 2026 मध्य या अंत तक मैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाऊंगा. मतलब मैं जापान से भी सुपरसीड करके आई कैन एक्चुअली बिकम इक्वलेंट टू जापान, बिकॉज जापान की इकोनॉमी थोड़ा सा रिसीड कर रही है. आई कैन एक्चुअली बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर भारत इतनी तेजी से ग्रो करेगा इक्विटी में, how can real estate grow at the same pace? The answer is absolutely no. So the point is fairly simple. अगर आपने एक साइकिल, तो अगले 10 साल में, जो मैं पहली बात बोल रहा था, अगले 10 साल में अगर भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, 2033-2034 तक भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, तो निफ्टी और सेंसेक्स कितना होगा? मेरा अनुमान है 2033 के अंत से पहले सेंसेक्स, जो अभी आप 62, 63, 64, 65 के बीच में घूमता रहता है, कभी 63 होता है, कभी 65 होता है,
ये आप 2.25 लाख क्रॉस कर जाएंगे। अर्थ यह है कि आप लगभग 3.5 से 4 गुना आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ करके वो सेंसेक्स में रिफ्लेक्ट करेगी। एग्जैक्टली क्या आपको रियल स्टेट, सेम रियल स्टेट में मिल सकता है? सेकेंड थिंग, आपको पहली बार मिल गया, वुड योर सेकेंड पिक बी एज रेलिवेंट, एज ऑप्टिमल as the first one? The law of averages will catch up. Hence, the compounding will always happen in high quality, good quality businesses much faster than real estate. Hence, I say that barring equity, debt, gold or real estate, post tax, post inflation is only going to be negative. आपका क्वेश्चन मेरे साथ हो सकता है कि गोल्ड में क्यों नहीं? गोल्ड भी 13%, 14% जाता है, लेकिन गोल्ड 13%, 14% कब जाता है? जब पूरे विश्व में भय होता है, जब भयंकर डर लगता है, तब गोल्ड हिट्स द पीक। इज एनीवन वांटिंग टू सेल गोल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम? नो वन। अगर आप कोई एडवाइजर या कोई मित्र या कोई बोलेगा तो बोलेगा मूर्ख हो, इतना हड़कंप मच रहा है, इस वक्त तो गोल्ड और लेना चाहिए एट पीक। सो इफ यू आर नॉट गोना पिक द गोल्ड एट पीक, व्हाट विल हैपन? Gold will come down, and then your compounding will not be more than 5.5, 6%. गोल्ड पे मेरा थोड़ा टेक अलग भी है, बट चलिए उस पर नहीं डिस्कशन करेंगे। मेरे को एक चीज पे आप डिस्कशन कर लीजिए, एफडी। जी, मैंने ना कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि एफडी, मतलब आई एम नॉट वेरी प्रो एफडी पर्सन, बट लोगों ने मेरी बहुत ट्रोल की थी। बोले तुमको कुछ नहीं आता है। करेक्ट। मेरे को आपका व्यू चाहिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत है, आप एकदम अनबायस्ड होकर एक व्यू दीजिए कि एफडी में पैसा करना चाहिए क्या एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड को? ठीक है, बढ़िया। तो विवेक जी, जिस व्यक्ति के पास 6 महीने, 8 महीने, साल भर का पैसा है या 1.5 साल का, मैक्सिमम 18 महीने का पैसा है, वो एफडी में करना चाहिए। उसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। 18 महीने से ज्यादा अगर आपका पैसा है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, प्लीज मित्रों मुझे क्षमा करना, मैं एक बैंक का नाम लूंगा तो आप प्लीज मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये मैं बैंक हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी हूं, तो मैं इसको कोई रिकमेंडेशन के तरीके से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये उदाहरण के लिए दे रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, जब हम एफडी की बात करते हैं तो एफडी में आपको पता है कि कोई भी बैंक में आपकी एफडी सिर्फ 5 लाख तक सुरक्षित है, उतना ही का इंश्योरेंस है। तो अगर कल के दिन में बैंक गिरता है, किसी भी कारणवश उसको बैंक्रप्सी होती है, उसका क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है, उसमें लोग जिन्होंने उनसे उस बैंक से लोन लिया है उसको नहीं दे पाते, तो बैंक कैन फेल। वी हैव सीन, पीछे हमारे 3-4 बैंक, कुछ लिस्टेड बैंक्स भी थे, कुछ अनलिस्टेड बैंक्स भी थे, कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे, वो भी फेल हुए। तो सबसे पहली चीज, जो रिस्क आपको लगता है कि एफडी में नहीं है, वो एक्चुअल में है। ठीक है, सो पहली चीज, क्योंकि आपका जो सुरक्षित अमाउंट है, पूंजी है, वो सिर्फ 5 लाख पर पैन है, उसके ऊपर का जो है वो हो सकता है आपको कभी नहीं मिलेगा अगर वो बैंक खराब हो गया। पहला चीज। अब दूसरी चीज बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। बैंक का मूलभूत काम क्या है? बैंक का मूलभूत काम है आपसे डिपॉजिट के रूप में पैसा लेना और दूसरे लोगों को ऋण देना, बस यही एक मोटा सा काम है। इसके बीच का जो स्प्रेड है उसको हम कहते हैं बैंक की अर्निंग्स या नेट इंटरेस्ट इनकम। राइट। फी इनकम जो होती है जनरली बैंक से बहुत कम होती है, 15-20% होती है, और मार्क टू मार्केट जो HTM का होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो भी 15-20% से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होता। बराबर। तो जो रेवेन्यू का मेन इनकम है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब डिपॉजिट लेना, ऋण देना। इसके गैप को कहते हैं जो उसका रेवेन्यू है, और वहां से फिर हमारा जो कुल मुनाफा और जो हमारा शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट जो है, वहां से निकलता है। अब आप ये समझिए, बैंक ने एफडी में आपसे पैसा ले लिया, उन्होंने ऐसे लोगों को पैसा दिया जहां से वो पैसा वापस नहीं आएगा, बिकॉज द क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व विद दोस पीपल वाज वेरी वेरी हाई, और they mispriced the credit risk, or there were unprecedented events which happened which led to the collapse of the economy, result of which the bank is not able to recover the money. It can be any of the 3 conditions, right? If that happens, the bank will go down in value, which means that bank will not be able to recover the loans. If the loans don't get recovered, bank will not be able to pay the deposit back. तो आपका रिस्क है उसमें।
यही चीज हम सपोज करते हैं इक्विटी में। आपने बैंक का एफडी लेने की जगह सेम बैंक की इक्विटी ले ली। उस बैंक में अगर वो जो उन्होंने ऋण दिया था वो ऋण लोग भरते गए और इनके डिपॉजिट आप देते गए, उसका जो शुद्ध मुनाफा है, शुद्ध आय है, वो बढ़ती गई। नेट इनकम और नेट प्रॉफिट्स उसके बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। हम सबको पता है कि स्टॉक प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, ये हम सबको पता है। ये मतलब सबको, किसी भी घोंचू आदमी को भी पता है इक्विटी में जो निवेश करता है। अल्टीमेटली व्हाट डिसाइड्स द स्टॉक प्राइस इन 48 months to 52 months is only earnings and शुद्ध earnings, nothing else. If that is the case, if the bank's profitability is continuously going up, the stock price can move up. Correct. We have seen that most banks, their earnings generally grow, and reasonably good banks, they grow between 13-14%, 15%, going up to 18-20%. अगर वो हो रहा है तो आपका तो 4-4.5 साल में अर्निंग्स डबल हो जानी चाहिए। अभी हमने बात की कि अर्निंग्स डबल होगी 4-4.5 साल में, तो बैंक का स्टॉक प्राइस भी डबल होना जाना चाहिए। बरोबर है। अब आपने 4 साल में बैंक में एफडी डाला, 1 करोड़ रुपया डाला, आपका 8% की रिटर्न, आप सीनियर सिटीजन है इसलिए आपको 8% मिल रहा है। 8%, 8 चौक 32, कंपाउंड कर दिया 35, 1 करोड़ का 35, उस पे आपका मिनिमम टैक्सेशन लगा 20% का, 35 का 7 लाख रुपया उड़ गया। आपको 4 साल के बाद 1 करोड़ 28 लाख रुपया मिला। सामने आपने वही 1 करोड़ बैंक के शेयर में डाल दिया, अच्छे बैंक के शेयर में, और आपने पी री रेटिंग या प्राइस टू बुक की री रेटिंग से कुछ नहीं कमाया। जीरो यू हैव जिल्च यू हैव अर्न्ड फ्रॉम द पी री रेटिंग और प्राइस टू बुक री रेटिंग, यू हैव ओनली अर्न फ्रॉम द अर्निंग्स ग्रोथ। 4 साल में आपका 1 करोड़ 190 या 210 हो सकता है, उसमें आपने 10% टैक्स भर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, 9 लाख रुपए आपके चले गए। 1 करोड़ 81 लाख या 1 करोड़ 25 लाख या 1 करोड़ 27 लाख, आप किस में डालेंगे? सही है। दोस्तों, ये तो था इंट्रोडक्शन वीडियो इनके बारे में, बट इतना मज़ा आ गया बात करते करते कि मेरे माइंड से उतर गया कि ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे कल। तो इसके जस्ट तुरंत बाद वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, बट रिलीज़ करूँगा फ्राइडे 5 बजे, क्योंकि मेरा डेट आपके साथ फ्राइडे 5 बजे का ना। तो मिलते हैं कल 5 बजे, और सर यहीं से कंटिन्यू रखेंगे कल, ठीक है? जरूर, चलिए मिलते हैं दोस्तों कल। टुडे द बिगेस्ट चैलेंज पीपल हैव is people believe is employment, but today everybody is thinking about creating their own employment and employing 5 more people. Jobs are becoming redundant, gig economy is taking up, equity markets are taking up. In mutual funds you have closer to 3.5 crore investors. In equities you have 8.5 crore investors, which clearly means that the mood of the new generation, the next gen, is self-reliance, आत्मनिर्भर। सर देखिए, ये सब तो नैरेटिव है, आप भी नैरेटिव मोड पे चले गए, ठीक है? बट क्या मेरा काम ये है कि हमको डेटा बैक नैरेटिव में जाना है। तो अब आप बताइए, इंडिया पहले क्या था, डेटा के साथ बताइए, और इंडिया क्या हुआ है। What we saw अभी जो दुबई में एयर शो हुआ, तेजस, the lightest and the fastest supersonic fighter plane was manufactured completely in India, Tejas. And it is not only manufactured for India, for Bharat, but for the world. So the narrative is now very, very clear. Make in India, make for Bharat, and make for the world. The world is now looking at India as a 3D economy. From a domestically oriented economy to an export oriented economy. कहते हैं कि जब पैसा कैश में मूव करता है, फिजिकल कैश में मूव करता है, it moves 3 times. When it moves in the banking system, it moves 7 times. When it is through the digital system, it moves 9.5 times. The velocity of money increases, reducing the cost of capital, reducing the wastage of capital. आप देखेंगे कि UPI will do instant global money transfer with across 15 nations, from millionaire to billionaire, from zero to millionaire. हम इसकी बात करते हैं। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग सा, this is a study which was done that next year
हम 24 की बात कर रहे हैं क्योंकि 24 अभी बहुत दूर नहीं है। करीब करीब 11.5 करोड़ कंज्यूमर्स आएंगे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में। उसका सबसे बड़ा पॉपुलेशन 3.5 करोड़, लगभग 3 से 3.5 करोड़ जो न्यू कंज्यूमर्स आएंगे वो भारत में आएंगे। सो हाउ कैन यू नॉट मेक मनी? आप कोई भी अगर अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले 6 महीने आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आपके पास पैशन है, ग्रिट है, एंथुजियाज्म है। फिर आपकी कठिनाई शुरू होती है। द बिगेस्ट कॉज वाई 2/3 of the listed companies are not able to break even। भाई साहब, आपको कैसे पता चलेगा कब कमोडिटी साइकिल कब आने वाली है, कब जाने वाली है? आपको पता है आपकी इंटरेस्ट रेट साइकिल कब ऊपर होने वाली है, कब नीचे होने वाली है? आरबीआई को तो पता नहीं है, फेड को भी नहीं पता है, क्योंकि फेड भी इन्फ्लेशन देख करके डेटा डालता है। तो आप इंटरेस्ट रेट साइकिल खेलना चाहते हैं और यहां पे किसी को पूरे वैल्यू चेन में पता नहीं है, एंड यू आर थिंकिंग कि एक दिन आएगा। लेकिन आप ये मुझसे पूछेंगे, यार ये तो प्रमोटर इतना चतुर है, ये तो फिक्टिशियस सेल्स कर रहा है, तो ये फिर टैक्स क्यों दे रहा है एक्स्ट्रा? आप ये मुझसे पूछेंगे। तो वो आपसे भी ज्यादा चतुर है, मेरे से भी ज्यादा चतुर है, तो वो क्या करेगा? और अगले 10 साल के लिए फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, पैसा बनना निश्चित है।